आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कथा सुना रही हूँ वह एक रूसी लोक कथा है। कथा का शीर्षक है चेस्टनट ग्रे। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी चेस्टनट ग्रे। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। उसके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे का नाम इवान द फूल था। बूढ़े आदमी ने अपने खेत में गेहूं बोया। गेहूं ऊंचा और मजबूत हो गया, लेकिन किसी ने उसे रौंदना शुरू कर दिया। तब बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे लड़कों, मैं चाहता हूँ कि तुम चोर को पकड़ने के लिए रात में गेहूं के खेत की बारी बारी से रखवाली करो। पहली रात सबसे बड़ा बेटा खेत की रखवाली करने निकला, लेकिन उसे नींद आ गई। वह घास के ढेर पर चढ़ गया और सुबह तक गहरी नींद में सोता रहा। जब वह घर आया तो उसने कहा, मैं पूरी रात सो नहीं सका, लेकिन मैंने कोई चोर नहीं देखा। दूसरी रात मंझला बेटा खेत की रखवाली करने चला गया और वह भी सुबह तक भूसा पात्र के ढेर में गहरी नींद में सोता रहा। तीसरी रात खेत की रखवाली करने की बारी इवान द फूल की थी। उसने अपनी जेब में से एक रोटी रखी, रस्सी ली और निकल पड़ा। जब वह खेत में पहुंचा तो वह एक पत्थर पर बैठ गया। वह आंखें फाड़े बैठा था, रोटी चबा रहा था और चोर का इंतजार कर रहा था। आधी रात को एक घोड़ा खेत में सरपट दौड़ता हुआ आया। उसकी आयल चांदी और सोने की थी। उसके खुरों के नीचे धरती हिलने लगी, उसके नथनों से धुआं निकलने लगा और कानों से आग की लपटें निकलने लगी। घोड़े ने गेहूं की बालियां खानी शुरू कर दी और जितना खाया उससे अधिक रौंद डाला। इवान घोड़े के पास गया और रस्सी को उसके सिर पर फेंक दिया। घोड़े ने छूटने की कोशिश की, लेकिन इवान उसकी पीठ पर कूद गया और उसका आयल को पकड़ लिया। घोड़े ने कैसे लात और उछल कूद मचाई, वह मैदान में कैसे सरपट दौड़ा, लेकिन वह इवान को अपनी पीठ से नहीं उठा सका। तब घोड़े ने विनती की, मुझे जाने दो इवान, मैं वादा करता हूँ जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, इवान ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर कैसे ढूंढूंगा? आपको खुले मैदान के बीच में आना होगा, अपनी उंगलियों से सीटी बजानी होगी और जितना हो सके उतनी आवाज़ में चिल्लाना होगा, चेस्टनट ग्रे सुनो और मानो। आप जैसे ही पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। इवान ने घोड़े को जाने दिया और उसने वादा किया कि वह फिर कभी गेहूं नहीं खाएगा और ना ही उसे रौंदेगा। अगली सुबह इवान घर आया। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा? उसके भाइयों ने पूछा। इवान ने कहा, मैंने चांदी और सोने का एक घोड़ा पकड़ा है। और ये कहाँ है? क्यों? उसने वादा किया है कि वह गेहूं को फिर कभी नहीं रौंदेगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। उसके भाइयों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वे खिलखिलाकर हंसने लगे। लेकिन उस रात के बाद से किसी ने फिर कभी गेहूं को नहीं रौंदा। इसके तुरंत बाद जार ने अपने दूतों को हर शहर, कस्बे और गांव में निम्नलिखित घोषणा के साथ भेजा, हे कुलीन लोगों, व्यापारियों और साधारण किसानों, जार की बेटी सुंदर एलेना को देखने के लिए इकट्ठा हो जाओ। वह अपने ऊंचे टावर की खिड़की पर बैठी है। जो कोई अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पास आ सकेगा और उसकी उंगली में कीमती अंगूठी निकाल सकेगा, वही उससे शादी करेगा। नियत दिन पर दोनों बड़े भाई जार के महल के यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे वहां अपनी किस्मत आजमाने नहीं जा रहे थे, बल्कि दूसरों को देखने जा रहे थे। इवान द फूल ने उनसे विनती करते हुए कहा, ओ भाइयों, मुझे कोई पुराना घोड़ा दे दो, मैं भी एलेना द ब्यूटीफुल को देखना चाहता हूँ। हाँ, मूर्ख की बात सुनो, उन्होंने कहा, क्या तुम अच्छे लोगों को हंसाना चाहते हो? आग के पास बैठो और राख को इकट्ठा करो। जब उसके भाई चले गए तो इवान ने
उसकी पत्नियों से कहा, मुझे एक टोकरी दो, मैं जंगल में मशरूम इकट्ठा करने जाऊंगा। वह एक टोकरी लेकर जंगल जाने का नाटक करते हुए चल पड़ा। जब वह खुले मैदान में आया तो उसने टोकरी को एक झाड़ी के नीचे फेंक दिया, अपनी उंगलियों से सीटी बजाई और पूरी आवाज में चिल्लाया, चेस्टनट ग्रे सुनो और मानो। धरती हिल गई और घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। उसके नथुने धुआं उगल रहे थे और उसके कानों से आग की लपटें निकल रही थीं। इवान के सामने वह एकदम रुक गया। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? इवान ने उसे अपनी कहानी सुनाई। ठीक है, तो फिर मेरे दाहिने कान में घुसो और मेरे बाएं कान से बाहर निकलो, घोड़े ने कहा। इवान उसके दाहिने कान में घुसा और बाएं कान से बाहर निकल आया और एक कुलीन युवक में बदल गया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था और न सुना गया था। वह चेस्टनट ग्रे पर सवार हुआ और वे दोनों शहर की ओर सरपट दौड़े। रास्ते में वह अपने भाइयों से मिल गया और उन्हें धूल के बादलों में पीछे छोड़ आया। इवान जार के महल के सामने चौक में घुसा। वहाँ लोगों की भीड़ थी और वहाँ उसकी ऊंची मीनार की खिड़की पर राजकुमारी एलेना द ब्यूटीफुल बैठी थी। उसकी उंगली में एक प्यारी सी चमकती हुई अंगूठी थी। वह पूरे देश की सबसे खूबसूरत युवती थी। हर कोई उसे आश्चर्य से देखता था, लेकिन किसी ने भी अपनी गर्दन टूटने के डर से उसकी खिड़की पर कूदने की हिम्मत नहीं की। इवान ने चेस्टनट ग्रे की कमर में अपनी एड़ी गड़ा दी। घोड़ा सूंघा, हिनहिनाया और उछला, लेकिन उसका सिर राजकुमारी की खिड़की से 3 गज नीचे था। लोग आश्चर्यचकित थे। फिर इवान ने चेस्टनट ग्रे को घुमाया और सरपट भाग गया। वह कौन है, वह कौन है, सभी चिल्लाए। उस समय तक इवान गायब हो चुका था। सब ने उसे ऊपर आते देखा था, लेकिन वे यह नहीं देख पाए थे कि वह किस तरफ गया। इवान शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में पहुंचा, अपने घोड़े से उतरा, उसके बाएं कान में घुसा और उसके दाएं कान से बाहर निकलकर वापस इवान द फूल में बदल गया। फिर उसने चेस्टनट ग्रे को जाने दिया और घर की ओर चल पड़ा। वहां वह अपने भाइयों के लौटने का इंतजार करने के लिए आग के पास बैठ गया। जब उसके भाई वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बताया कि उन्होंने शहर में क्या देखा। काश तुम जान पाती कि जार के पास कितना बढ़िया युवक आया है। हमने उसके जैसा कोई पहले कभी नहीं देखा। वह लगभग राजकुमार की खिड़की तक पहुंच गया था। इवान आग के पास बैठा और हंसा। भाइयों, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वहां मुझे नहीं देखा था? तुम जैसे मूर्ख वहां कैसे आ सकते हैं? जहां हो वहीं बैठो और मक्खियां पकड़ो। अगले दिन दोनों बड़े भाई फिर शहर के लिए निकल पड़े और इवान अपनी टोकरी लेकर मशरूम इकट्ठा करने चला गया। जब वह खुले मैदान में आया तो उसने अपनी टोकरी एक झाड़ी के नीचे फेंकी, अपनी उंगलियों से सीटी बजाई और पूरी आवाज में चिल्लाया, चेस्टनट ग्रे सुनो और मानो। धरती हिल गई और घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। उसके नथुने धुआं उगल रहे थे और उसके कानों से आग की लपटें निकल रही थीं। इवान के सामने वह वहीं रुक गया। वह घोड़े के दाहिने कान में घुसा और बाएं कान से बाहर निकला और पुनः एक महान युवक में बदल गया। वह चेस्टनट ग्रे पर सवार होकर महल की ओर सरपट दौड़ा। वहां उसने देखा कि चौक पर पिछले दिन से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई खूबसूरत राजकुमारी को देख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी गर्दन टूटने के डर से उसकी खिड़की पर कूदने की हिम्मत नहीं की। इवान ने चेस्टनट ग्रे की कमर में अपनी एड़ी गाड़ दी। घोड़े ने सूंघकर छलांग लगा दी, लेकिन उसका सिर अभी भी राजकुमारी की खिड़की से 2 गज नीचे था।
इवान ने चेस्टनट ग्रे को घुमाया और सरपट भाग गया। सबने उसे ऊपर आते देखा था, लेकिन वह यह नहीं देख पाए कि वह किस तरफ गया। वह चेस्टनट ग्रे पर सवार होकर महल की ओर सरपट दौड़ा। जब वह ऊंची मीनार पर पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को चाबुक से मारा। चेस्टनट ग्रे ने पहले से भी ज्यादा जोर से हिनहिनाया। उसने अपनी खुरों को जमीन पर बार किया और छलांग लगाई और वह खिड़की तक पहुंच गया। इवान ने राजकुमारी के गुलाबी होठों को चूमा और उसकी उंगली से कीमती अंगूठी निकाल ली। फिर उसने अपना घोड़ा घुमाया और सरपट भाग गया। लोग चिल्लाने लगे, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, लेकिन इवान गायब हो चुका था। उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। उसने चेस्टनट ग्रे को जाने दिया और घर चला गया। उसके हाथ में एक कपड़ा लपड़ा हुआ था। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसके भाइयों की पत्नियों ने पूछा। मैं मशरूम ढूंढ रहा था, एक टहनी चुभ गई, उसने जवाब दिया और स्टोव की शेल्फ पर चढ़ गया। जल्दी उसके भाई घर आ गए। उन्होंने अपनी पत्नियों को बताया कि उन्होंने शहर में क्या देखा। इस बार कुलीन युवक राजकुमार की खिड़की पर पहुंचा। उसने उसे चूमा और उसकी उंगली से अंगूठी निकाल ली। इवान ने चिमनी के पीछे से उन्हें पुकारा, भाइयों, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वहां मुझे नहीं देखा था? चुप रहो, मूर्ख, और हस्तक्षेप मत करो। इवान ने राजकुमारी की अंगूठी को देखने का फैसला किया। उसने कपड़े को खोला, पत्थर चमक उठा और पूरा घर जगमगा उठा। आग से खेलना बंद करो मूर्ख, उसके भाई चिल्लाया। तुम घर जला दोगे। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें पूरी तरह बाहर निकाल दें। इवान ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने फिर से कपड़े को अपने हाथ में लपेट लिया। 3 दिन बीत गए। एक बार फिर जार ने अपने दूत को देहात में भेजा कि वह अपनी प्रजा के सभी लोगों को एक भव्य भोज में बुलाए और यह सुनिश्चित करे कि एक भी व्यक्ति घर पर ना रहे। अगर कोई भी व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो जार उसका सिर कलम कर देगा। भाई कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें इवान द फूल को दावत में ले जाना था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कढ़ाईदार कपड़ों से ढकी ओक की मेज पर बिठाया गया। उन्होंने खाया पिया और बातें की, लेकिन इवान ने खुद को स्टोव के पीछे एक कोने में जगह मिल गई। एलेना द ब्यूटीफुल अपने मेहमानों के पास जाती है और बारी बारी से सभी को शराब और मदिरा परोसती है, और हर बार वह रुकती है और देखती है कि क्या किसी ने उसकी कीमती अंगूठी पहन रखी है, क्योंकि जो उसे पहन रहा है वह उसका पति था। उसे इसे कहीं नहीं देखा। अपने सभी मेहमानों का चक्कर लगाने के बाद वह इवान के पास आई। फटे पुराने कपड़ों में चूल्हे के पीछे बैठा था। उसके हाथ में एक चिथड़ा कपड़ा लपटा हुआ था। भाइयों ने उसकी ओर देखा और सोचा, राजकुमारी तो हमारे मूर्ख इवान को भी शराब पिलाने जा रही है। राजकुमारी ने इवान को शराब का एक गिलास दिया और पूछा, तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी है? मैं जंगल में मशरूम तोड़ रहा था, एक टहनी पर मशरूम चुभ गया, उसने उत्तर दिया। यह कपड़ा उतारो और मुझे अपना हाथ दिखाओ। इवान ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसकी उंगली में राजकुमारी ने कीमती अंगूठी थी। वह कितनी चमक रही थी। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जार के पास ले गई। यह मेरे पति हैं पिताजी, उसने कहा। इवान ने नहाकर अपने कपड़े बदले। अब वह इवान द फूल नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत ही नेक युवक बन गया था। बातचीत में 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना उन्होंने शादी का जश्न मनाया और अपनी भव्य दावत का आनंद लिया। मैं भी वहाँ था। मैंने वाइन और मीट पी बहुत अच्छा समय बिताया। ये थी हमारी कहानी, रूसी लोक कथा। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य कहानी में। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।